नमस्कार दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे मेहमान के एपिसोड में कोई ना कोई नई शख्सियत हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहती है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे नौजवान लीडर, युवा पीढ़ी के मंत्री। हम इनसे ये जानेंगे कि किस तरीके से ये अपने डिपार्टमेंट्स को बेखूबी आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ जो इस समय मिनिस्टर ऑफ स्टेट मौजूद हैं, सुनील शर्मा जी, जिनके पास इस समय डिपार्टमेंट हैं रेवेन्यू और पीडब्ल्यूडी, दोनों ही अहम महकमे हैं और दोनों को बूस्ट चाहिए और नौजवान लीडर हैं, ये इसको ज़रूर आगे बढ़ाएंगे। आइए जानते हैं इनसे कि इनकी क्या क्या पॉलिसीज़ हैं जिससे ये इस महकमों को आगे बढ़ाएंगे। जी सुनील जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। सुनील जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने पॉलिटिक्स में आना ही क्यों पसंद किया? वैसे मेरे लिए राजनीति में आना कोई अपने आप के लिए कोई करने का नहीं है जी। अपने जीवन में एक लक्ष्य है जी कि इस देश के प्रति कुछ करना है, इस समाज के प्रति कुछ करना है। तो इन सारे चीज़ों को देखते हुए लगता है कि इस समय सबसे बड़ी जो पुकार है वो समाज सेवा है। समाज सेवा, देश सेवा है जी। तो इसका जो प्रत्यक्ष साधन है वो राजनीति है। इसलिए हमने इस राजनीति के क्षेत्र को चुना है, जिससे हम चाहते हैं कि इस देश तथा समाज की सेवा करें। क्या आपके पीछे जो इंसेस्टर्स थे, जो पिताजी थे या उनके आगे पिताजी, वो भी कहीं पॉलिटिक्स में रहे? अरे नहीं, पिताजी, दादाजी या परिवार में हमारा कोई राजनीति के साथ दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। मेरे पिताजी एक सैनिक थे जी। भारत की 3 जंगें उन्होंने लड़ी हैं और मेरे दादाजी एक किसान थे। हम भी कोई बचपन से ही राजनीति में नहीं कोई शौक रखते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो मेरे पिताजी एक सैनिक रहे हैं, भारत माता के प्रति एक सैनिक का बहुत ही योगदान रहता है, श्रद्धा रहती है। तो शायद वही कारण बना होगा कि हमें भी इस भारत माता की सेवा करने के लिए, ठीक है, सैनिक का पथ नहीं चुना, लेकिन इस राजनीति के क्षेत्र में एक सैनिक बनके ही इस भारत उभर के आए हैं। जी बिल्कुल। सुनील जी, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि इस समय आप पे बहुत अहम महकमों के पदभार कंधों पे आपके संभालने को दिए गए हैं, तो किस तरीके की पॉलिसीज़ आप रखते हैं कि जिससे, पहले हम बात करें आरएनबी पीडब्ल्यूडी की, बड़ा अहम महकमा है कनेक्टिविटी का। कनेक्टिविटी अगर होगी तो किसी भी जगह पे कनेक्टिविटी होगी तो उसका सुधार हो पाएगा, वो बच्चे कॉलेज पहुंच पाएंगे, एम्प्लॉयमेंट होगी, हर चीज़ के लिए कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी आ पाएगा, खाना आ पाएगा। तो क्या सोचते हैं कि आप कनेक्टिविटी को, आपने थोड़ा बहुत जो अभी तक देखा है, क्या वो सही है, और अगर नहीं सही तो किस तरीके से सही करेंगे? मुझे लगता है मेरे नेतृत्व में जो जिम्मेवारी मेरे कंधों पे दी है जी, बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग पीडब्ल्यूडी तथा रेवेन्यू है। जहाँ तक आप बात करते हैं पीडब्ल्यूडी की, जी, जम्मू कश्मीर एक बहुत बड़ी स्टेट है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है स्टेट में। जी। कश्मीर एक तरफ से है, जम्मू दूसरी तरफ से है, लद्दाख तीसरी तरफ से है, और इसके अंदर भी डाइवर्सिटी के अंदर भी और ज़्यादा डाइवर्सिटी है। जी। डोडा रीजन जो हमारा, जिसमें 3 ज़िले हैं, राजौरी, पुंछ है, और इस डाइवर्सिटी के बाद अंदर जाके बहुत ज़्यादा टफ टीरेन है। जी। आज भी यदि हम पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो अधिकांश गांव ऐसे हैं जहां पे लोग अभी भी पैदल चलते हैं। जिस चुनाव क्षेत्र से मैं जीत के आया हूं, आज भी लोग एक गांव से दूसरे गांव तक जाने के लिए 3 घंटे 4 घंटे का पैदल सफ़र तय करके जाते हैं। इसके अलावा भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो ब्लॉक हैं, तहसील्स हैं, लोग लगभग 60-70 किलोमीटर पैदल चल के अपने तहसील हेडक्वार्टर पे पहुंचते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो ये मेरे चुनाव क्षेत्र का उदाहरण है, लेकिन अगर हम पूरे स्टेट की बात करें तो ऐसा ही हाल सब जगह का है। जी। जब से मुझे जिम्मेवारी जम्मू कश्मीर के मंत्री पद की मिली है तो मेरे लिए घर पूरा जम्मू कश्मीर है। जी। मैं एक ही नज़र से पूरी स्टेट को देख रहा हूँ और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉलिसी लेके हम आए हैं। जी। हम तो सबसे पहले प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत
जितनी भी पेंडेंसी थी उनको क्लियर करना चाहते हैं। पीछे मैं और मेरे कैबिनेट मिनिस्टर साहब पूरा डिपार्टमेंट लेके हम दिल्ली गए थे। आदरणीय गडकरी जी से हमारी एक थॉरो मीटिंग हुई, किस तरीके से हम हर गांव को कनेक्ट करें, उसके लिए एक योजना बनी। उसके पश्चात हम आरडीडी मिनिस्टर माननीय वीरेंद्र सिंह जी से भी मिले जी, उनसे भी डिस्कशन हुई। मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छी पॉलिसी हम जम्मू कश्मीर के लिए रोड कनेक्टिविटी के लिए ला रहे हैं। जो इसमें नेशनल हाईवेज़ हैं, नेशनल हाईवे को भी और ज़्यादा मुझे लगता है अच्छा स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है जी। आज जिस तरीके से जम्मू और उधमपुर का सफ़र हम करते हैं तो कितना आनंद आता है, लेकिन केवल उधमपुर तक ही हुआ है। हम कोशिश करेंगे कि ऐसी ही सुविधा हम पूरा कश्मीर तक दें, हम पूरे डोडा रीजन में दें, हम राजौरी पुंछ में दें, कठवा तो है ही। तो ऐसे जितने भी हमारे मेन टाउन्स हैं, ऐसे नेशनल हाईवे जहां तक जाता है तो हम 4 लेनिंग इसके लिए करें। इसके लिए योजना बनी है। सुनील जी, एक और अहम चीज़ इसमें बीच में रोक के पूछना चाहूँगा कि जैसे आप कह रहे हैं कि नेशनल हाईवे दें, लेकिन जब ये जैसे बरसात रहती है या सर्दी का मौसम रहता है तो नेशनल हाईवे बंद हो जाता है, तो उस समय लोगों को काफ़ी दुविधा का सामना करना पड़ता है। उसके लिए भी कोई ऐसा प्रावधान आपने सोच रखा है? मैंने पहले ही कहा कि हमारी स्टेट जो है इसमें काफ़ी टफ टेरेन है जी। इसमें प्राकृतिक आपदाओं के कारण हमारे रास्ते बंद रहते हैं जी। पहाड़ी क्षेत्र है, थोड़ी सी बारिश हुई तो रास्ता बंद हो जाता है, बर्फ हुई तो रास्ता बंद हो जाता है। तो जिस वजह से मैंने पहले भी कहा कि डाइवर्सिटी है, चूंकि हमारा जो सेंटर है वो जम्मू है, तो दूर दराज बाकी इलाके हैं, सबकी दौड़ जम्मू के लिए रहती है। विंटर्स में और ज़्यादा रहती है, तो बारिश बर्फ़ के कारण हमेशा हमारे रास्ते बंद रहते हैं। पहली बार ये नेशनल हाईवे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के पास आया है, बटोट टू किश्तवाड़, और मैं आपको बड़े गर्व के साथ कहूँगा कि इस बार हमारे डिपार्टमेंट ने इस रास्ते को बंद नहीं होने दिया। ठीक है, 2 घंटे 4 घंटे के लिए कहीं बंद हुआ, लेकिन लगातार दिन रात वहाँ पे हमने रोड खुलवाने की काफ़ी कोशिश की। हर जगह पे हमने मशीनें खड़ी रखी, हमारे डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं वहाँ पे खड़े रहे, दिन रात एक करके रोड को बंद नहीं होने दिया। लेकिन ये कोई सोल्यूशन नहीं है। हम चाहते हैं कम्प्रीहेंसिव सोल्यूशन हो, एक सेकंड लाइन हम वहीं पे खड़े रहे, मशीन आए तो तब ठीक हो, तब हम चलेंगे। एक दूसरा रास्ता भी इसके साथ साथ जरूर होना चाहिए ना? वही उसी बात पर मैं आ रहा हूँ। हमने इसके लिए जिस प्रकार से चिनैनी से नाशरी टनल जाता है, तो वो सारा पत्नीटाप बटोत से रामबन तक टोटल वो रास्ता कट होके अब टनल के जरिए जाएंगे, कोई दुविधा नहीं होगी। उसी प्रकार से एक और अल्टरनेट रूट हमने देखा है, जिसकी हमने टेंडरिंग भी कर दी, हमने टेंडर्स भी निकाल दिए डीपीआर के लिए। वो चिनहनी से लेके सुध महादेव से लेके मरमत तक जाएगा टनल। ये 11 से 11.5 किलोमीटर का सारा रास्ता होगा और अल्टरनेट रूट होगा। जब टनल बनेगा तो उससे हमें बारिश बर्फ की कोई वो परेशानी नहीं रहेगी। ये अल्टरनेट रूट हम बना रहे हैं। इसके लिए हमारे सेंटर ने भी हमें ग्रीन सिग्नल दिया है। इस पर हमारे डिपार्टमेंट ने अभी टेंडर भी इनवाइट किया है डीपीआर के लिए। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हम इस पे काम शुरू हो जाएंगे। जी, ये तो रही आपकी मेन हाईवे की बात। अब अगर हम पीडब्ल्यूडी के डिपार्टमेंट की बात करें तो कई जगहें ऐसी रहती हैं कि जैसे बारिश आई सिटीज़ के अंदर भी और बाकी जो जगह हैं, आ जाके पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को ही पकड़ा जाता है तो वो टूट जाती है और उनकी रिपेयर साथ साथ नहीं होती। उसका कारण है, जब भी प्लान बना जी, वो करंट क्राइसिस को डिफ्यूज करने के लिए बनाया जाता है जी, जबकि होना चाहिए आगे लगभग 20, 30, 50 सालों को ध्यान में रखते हुए कोई प्लान बनना चाहिए जी। वहाँ पे पॉपुलेशन ग्राफ बढ़ता है, इसलिए उस तरीके की हम ड्रेनेज बनाएं। अक्सर ये शहर के रास्ते तब टूटते हैं जब इनमें ड्रेनेज नहीं होती है जी। तो अभी हमने एक योजना बनाई है कि ड्रेनेज का हम कोई प्रॉपर सोल्यूशन निकालें, और ये नहीं कि इस वक्त जो क्राइसिस हैं उन्हीं को डिफ्यूज। जी सुनील जी, एक और कम्प्रीहेंसिव व्यापक प्लान बना आपकी जानकारी के लिए एक अहम चीज़ आपको बताऊं कि पूरी जम्मू सिटी में, पूरे जम्मू सूबे में जो हमारा अर्बन एरिया है, वहाँ एक सीवरेज का प्लांट शुरू हुआ था
और वो शुरू भी हुआ और ख़त्म भी हुआ, लेकिन अभी तक उसको कामयाब नहीं, शायद ईरा के अंडर था। लेकिन लोगों की ये डिमांड थी कि जब भी आपके पास पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, एमओएस आए या मंत्री आए, तो उनसे आप ये ज़रूर डिस्कस करिएगा, ये ज़रूर पूछिएगा हमारी परेशानी कि पूरा शहर इन्होंने उधेड़ा। लेकिन जब ठीक किया, प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं हुआ और वो कहीं जगहों पे वो सड़कें बैठ गई, कहीं और प्रॉब्लम्स आई, तो उससे लोगों को काफ़ी दुविधा का सामना करना पड़ रहा है। वो हम मानते हैं। आज तक की जो सरकारें रही हैं उन्होंने पता ही आपको क्या टेंडर्स किए, क्या काम किए। लेकिन अब आपको मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सबसे पहले हमारा एक मुद्दा रहता है कि भाई करप्शन ज़ीरो लेवल पे लाएं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आप कभी भी आगे हमसे पूछिए, करप्शन के मामले में हम कभी भी टॉलरेट नहीं करेंगे। इसलिए जब करप्शन ख़त्म होगी तो ऑटोमेटिकली ये काम भी सही होंगे। आज से कांग्रेस से पहले कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, उनके दौर में क्या हुआ वो आप भलीभांति जानते हैं और जनता भी जानती है जी। फिर भी जो काम उन्होंने किए, अब जिम्मेवारी हमारी बनती है कि हमें उसको दुरुस्त ठीक करना है। शहर में कुछ रोड्स म्यूनिसिपैलिटी के पास हैं जो हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट के अंडर आते हैं, कुछ रोड्स डायरेक्ट हमारे पास हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि हम एक म्यूचुअल स्ट्रेटजी बनाएं, कॉमन स्ट्रेटजी बनाएं। हाउसिंग एंड अर्बन के साथ मिलकर भी जो म्यूनिसिपैलिटी देखती है, हमारे अधिकारी भी बैठें और इस ड्रेनेज सीवरेज का एक कम्प्रिहेंसिव प्लान बनाएं। हमने अधिकारियों को एक संदेश तो दे दिया है कि आज तक जो किया आपने अब बहुत हो गया जी, अब कम से कम हमें सेवा करनी है। और आप यकीन मानिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से भी अपनी जनता को कहना चाहूँगा कि जो धोखेबाजी पूर्व की सरकारों ने आपके साथ की है उसका हिसाब भी लेंगे और ट्रांसपेरेंसी भी लाएंगे। ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ आपकी अच्छी सेवा भी होगी। सड़कों के माध्यम से होगी, ड्रेनेज के माध्यम से होगी, सीवरेज के माध्यम से होगी। तो जब हमारा कहीं आपको लास्ट पे वो रिपोर्ट कार्ड आप देखेंगे, आप यकीनन हमें शाबाशी देंगे। मतलब आप छोटे शब्दों में ये कहना चाहते हैं कि हम जम्मू कश्मीर को ब्यूटीफाई करेंगे। यस, नो डाउट जी। ये तो रही हमारे पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट की बात। अब रेवेन्यू की तरफ रुख करते हैं। रेवेन्यू का नाम सुनते ही सब खड़े हो जाते हैं और सबसे ज़्यादा अगर कहा जाए तो करप्शन कहीं है तो वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में कही जाती है, क्योंकि नाम ही रेवेन्यू है। ठीक है, तो सुनील जी, आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एक छोटे स्तर से लेके बड़े स्तर तक हमने किसी एक बड़े अच्छे गजटेड ऑफिसर से पूछा कि भाई आप अपने बच्चे को क्या बनाएंगे, आईएएस ऑफिसर बनाएंगे, आईपीएस ऑफिसर बनाएंगे? तो कहता नहीं भाई साहब, मैं पटवारी बनाऊंगा। तो हमने हैरानी से ये पूछा कि भैया पटवारी क्यों बनाएंगे? वो कहता है देखिए, मैं एक गजटेड ऑफिसर हूँ, ये मेरा घर है और वो सामने ऊंचा आप 4 मंजिला घर पटवारी का देख रहे हैं। तो क्या कहना है इस बारे में आपका? वैसे मैं कहूँ, चोर का कोई धर्म नहीं होता है जी। वो पटवारी हो, वो किसी दूसरे डिपार्टमेंट में हो, स्टोर कीपर हो, पीडब्ल्यूडी में हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, जिसने चोरी करनी है तो उसके लिए कोई परमानेंट डिपार्टमेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये लोगों से जुड़ा हुआ इशू है। यहाँ पे कुछ ज़्यादा हमने भी सुना। मुझे एक बड़ी खुशी हुई कि मुझे ये डिपार्टमेंट में काम करने का मौका मिला। 1 मार्च को हमने शपथ ली जी, और मुझे बड़ा फ़ख्र भी होता है कि जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर साहब हैं वो भी मेरे बिल्कुल लाइक माइंड मिले। जो मैं करना चाहता था वो पहले ही दिमाग में बिठा के आए हुए। रेवेन्यू मिलने के लिए इसलिए भी मैं खुश हूँ कि कम से कम जो गरीब लोग इस डिपार्टमेंट से जुड़े हैं, तंग हैं, परेशान हैं, उनके लिए कोई ना कोई रिफॉर्म हम बनाएं। जी। पहली मीटिंग हमने अधिकारियों की बुलाई। जहाँ तक मैंने थोड़ा सा स्टडी किया इस पे, तो पता चला सबसे बड़ी रिश्वतखोरी होती है सेटलमेंट से। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। सेटलमेंट जम्मू कश्मीर में आज तक हुआ ही नहीं। पिछले 150 सालों से, राजा महाराजा के टाइम से सेटलमेंट जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ। आज तक क्यों नहीं हुआ उसके लिए मैं कारण तो बता नहीं सकता, लेकिन अब हो रहा है। पहले ही बंदोबस्त, जिसको कहते हैं, जैसे बंदोबस्त कहते हैं, सेटलमेंट कहते हैं, हमने पहली ही मीटिंग में डायरेक्ट
ऑर्डर्स, निर्देश दिए कि भाई हमें सेटलमेंट चाहिए और कंप्यूटराइज्ड सेटलमेंट। केवल पटवारी के उस किताब पे नहीं, कंप्यूटराइज्ड आप ऑनलाइन अपना बंदोबस्त देख सकते हैं। बिल्कुल सही। इसके लिए हमने एक बाहर की कंपनी हायर की है, जिसको एक कॉन्ट्रैक्ट दिया है। हरियाणा की कंपनी है। हरियाणा की उस एजेंसी ने गुजरात तथा और भी कई अन्य स्टेटों में, रियासतों में, प्रदेशों में ये सेटलमेंट किया है। इवन कि उनके पास एक एयरक्राफ्ट भी है अपना, वो रिमोट कंट्रोल एयरक्राफ्ट। वो ज़मीन को उस एयरक्राफ्ट से सारा वो फील्ड बुक बनाते हैं। तो उनके साथ हमने अच्छी मीटिंग की। हमने 2 शहर दिए उनको अभी, जम्मू शहर और कश्मीर शहर। इन शहरों की तुरंत सेटलमेंट हो, इसके लिए उनको निर्देश दिए। एक टाइम लिमिट हमने उनको दिया है। आप बड़ी जल्दी देखेंगे जिसकी भी जो ज़मीन है वो कहीं पे भी, यहाँ से कनाडा में होगा, वहाँ पे उसे पता चलेगा मेरी ज़मीन कहाँ पे है, उसकी फ़ोटोग्राफ तक मिलेगी। अच्छा, इसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगा आपको, हम ऐसा भी करेंगे, एक स्मार्ट कार्ड हम देंगे हर एक आदमी को, हर एक फैमिली हेड को। एटीएम टाइप की मशीन्स मिलती है, उसको पटवारी के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। कहीं नकल उसको ज़मीन की लगती है, स्मार्ट कार्ड एटीएम में डाल के वहाँ से उसको नकल मिलेगी। ये योजना हमने बनाई है। इससे क्या होगा, एक तो सीधे रिश्वतखोरी पे बैन लगेगी। दूसरा, मैं भी एक बहुत गरीब घर से आया हूँ और इन चीज़ों को बड़ा फेस किया है, हमने भुगत चुके हैं। हम किताबों से लीडर नहीं बने हैं, प्रैक्टिकली बने हैं, या दूसरे किसी तरीके से किसी की वो मेरे पीठ के पीछे हाथ रहा हो तो इसलिए मैं चढ़ा, ऐसी बात भी नहीं है। ग्राउंड में हम गरीबी के साथ बहुत जदोजहद की है। तो पता चला है, एक गरीब को बुखार तब चढ़ता है जब उसे ये ध्यान में आता है कि मुझे कल अपने बेटे की पीआरसी बनानी है, मुझे अपने बेटे की कास्ट सर्टिफिकेट बनानी है, स्टेट सब्जेक्ट मुझे अपने बच्चे की बैकवर्ड सर्टिफिकेट बनानी है। ये बुखार चढ़ता है क्योंकि पटवारी महकमा ही ऐसा है कि गरीबी अमीरी ये नहीं देखते हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इसमें कोई शक नहीं। चले इस पे मैं एक रिफॉर्म जो हम बना रहे हैं, जिस पे मैं आ रहा हूँ, मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट में लागू कर दिया। स्कूल में पहले गवर्नमेंट स्कूल हमने लेने हैं, हर स्कूल में पटवारी वहाँ पे खुद जाएगा, स्कूल का रिकॉर्ड लेगा जो ऑथेंटिक रिकॉर्ड होगा, और ज़मीन का रिकॉर्ड उसके पास है। एक नंबरदार गांव का साथ उठाए जी, वहीं पे ऑन स्पॉट वो स्टेट सब्जेक्ट बना दे, स्कूल में बनाए और हम बांटेंगे वहीं पे, बच्चों को वहीं पे बांट दें। उसके माता पिता को तो पता ही नहीं होना चाहिए स्टेट सब्जेक्ट कैसे, बहुत बड़ी चीज़ है। मैंने तो अपने 3 स्कूलों में कर दिया, लोगों को पता ही नहीं स्टेट सब्जेक्ट वहाँ पे बन के आ रही है। एक पटवारी को चाहिए स्कूल का रिकॉर्ड और चाहिए ज़मीन का रिकॉर्ड, एक नंबरदार का वो तस्दीक चाहिए, तो वो जाओ ना भाई पटवारी, तेरी ड्यूटी है। तेरे घर में क्यों आएगा कोई गरीब 50 बार, कभी मुर्गा लेके, कभी 500 रुपया लेके, तब तू नकल देगा? नहीं, तू वहां पे जा, वहां पे एक टीचर हमने नोडल ऑफिसर बनाना स्कूल में, तू कोऑर्डिनेट कर। स्कूल का जो प्रूफ है, तुझे डेट ऑफ बर्थ चाहिए, बाकी से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, स्कूल से ले जाइए, और जो रेवेन्यू रिकॉर्ड तुझे चाहिए वो तेरे पास है। दोनों का मिक्सचर करके आप बना लो जो बनाना है। ये बहुत बड़ी बात आपने सुनील जी, ये रिफॉर्म हम लाना चाहते हैं। आप यकीन मानिए कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट में इसमें इमीडिएट चेंजिंग आएगी। जिस वक्त हम सरकारी स्कूलों में उनके बच्चों को जब हम वो सर्टिफिकेट्स बांटेंगे, इससे सरकारी उनका मोराल जो है, सरकारी स्कूलों की स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, अहमियत भी बढ़ेगी ना। बिल्कुल सही जब कह रहे हैं। उनके सारे डॉक्यूमेंट्स उनके स्कूल्स में मिलेंगे, ऑटोमेटिकली बच्चे तो वैसे घर वाले वैसे भेज देंगे, भाई सर्टिफिकेट भी मिल रही है। जो लोग बाकी स्कूलों में पढ़ते हैं वो भी सरकारी स्कूलों में आ जाएंगे और उनको अच्छा एक सतर लाने की। तो इस तरीके की हमने ये एक योजना रखी हुई है। उसके अलावा भी हमने अधिकारियों को एक स्पष्ट निर्देश दिया है कि अब अपना मीटर 0 पे लाओ। पटवारी है, चपरासी है या डीसी है, मीटर 0 होना चाहिए रिश्वतखोरी का। कहीं पे भी कोई गिल्टी पाया गया तो उसके साथ कोई भी टॉलरेशन तो बर्दाश्त ही नहीं की जाए। जी बिल्कुल, कुछ भी नहीं। इसलिए सारे अपना अपना काम कीजिए। इवन कि हमने पहले ही एक सर्कुलर निकाल दिया, पटवारी डिस्ट्रिक्ट ऑर्डर की पोस्ट है, सांबा का पटवारी जम्मू में लगा है, मेरे किश्तवाड़ का पटवारी जम्मू में ड्यूटी दे रहा है, राजौरी का पटवारी जम्मू में ड्यूटी दे रहा है, एक फर्द काटने के लिए 5 लाख ले रहा है। भाई तू डिस्ट्रिक्ट ऑर्डर की पोस्ट है तेरी,
तू लगा है डोडा में, ड्यूटी क्यों दे रहा है तू जम्मू में? आप इतने बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, लोगों को हमारे साथ साथ आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें रहती है जी, क्योंकि एक ही फील्ड अब ऐसा रह गया डेमोक्रेसी का, बाकी तो 3 तो अभी सब सस्पिशियस पब्लिक के उसमें रहते हैं, लेकिन जर्नलिज्म पे एक बहुत बड़ा यकीन है। आप इतने बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं हमारे देश के, सिर्फ प्रदेश के नहीं, आप भी कम से कम हमें कहीं ऐसी अगर आपको कोई चीज़ दिखती है कि इस डिपार्टमेंट में ऐसा हो रहा है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है मेरे कैबिनेट मिनिस्टर साहब और मैं जब तक इस डिपार्टमेंट में बैठे हैं हिलने नहीं देंगे। अब नहीं होगा ऐसा, नहीं होने देंगे, कतई भी नहीं। ये दर्शक हमारे ये बातें जो आप सुन के खासकर बहुत खुश हो रहे होंगे। खासकर एक चीज और मैं बताना चाहूंगा जी, नरेंद्र मोदी जी जब भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने पूरी देश की जनता से एक वादा किया है, आश्वासन दिया है कि अब कम से कम पारदर्शिता होगी, अब गरीब कहीं सताया नहीं जाएगा। वो नारा लेके, वो स्लोगन लेके और अपने अंदर जो जज्बात है हमारे, उनको उसमें ऐड करके इस डिपार्टमेंट की सेवा के लिए हम लगाना चाहते हैं। कहीं पे भी कोई गरीब पिसे नहीं, लेकिन जनता को भी कुछ अपने ड्यूटीज होती है, कर्तव्य होते हैं। बिल्कुल सही है। अक्सर क्या कहा जाता है कि हर वक्त हम किसी एम्प्लॉई को लताड़ते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं हम, बड़ी अच्छी दीवार होगी लेकिन थूकेंगे और फिर बाहर खाते हुए बाहर वो नारा लगाएंगे भाई हॉस्पिटल में सफाई नहीं है। एक सिविक सेंस होती है। कहीं रास्ते में खड़ा होकर हम पेशाब करेंगे और बताएंगे म्यूनिसिपैलिटी वालों को भाई रास्ते में बदबू आ रही। बिल्कुल सही है। लोगों की भी जो ड्यूटीज हैं उनको भी निभानी चाहिए और हर एक आदमी की अपनी रिस्पेक्ट और डिग्निटी होती है। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ पटवारी को चोर बोलते जाएं और अपने गिरेबान में न देखें। पहले हम अपने आप को भी साफ बनाएं, फिर पटवारी भी जहां पे गलत है उसको भी दुरुस्त। देखिए मैं आपको एक और अहम बात बताऊं, आज के इस समय में लोगों के पास समय की भी बहुत किल्लत है और हम लोग खुद करप्शन फैलाते हैं कि भैया आप ये ले लीजिए और फटाफट काम कर दीजिए। हम लोगों को भी ये चाहिए कि एक सुचारू रूप से ढंग से वो काम करे, और अगर वो ना ठीक ढंग से काम करे तो फिर किस जगह पे उसको कंप्लेंट करनी चाहिए। मुझे लगता है कि दोनों तरफ से रिश्वत देने वाले पे भी वैसी कार्रवाई होनी चाहिए जी। कहीं से अगर सिस्टम बिगड़ा है तो ये देने वाले से ही बिगड़ा है, लेने वाला भी उतना ही गुनहगार होना चाहिए जितना देने वाला। तो दोनों पे कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि एक अमीर जिसके पास पैसा है वो घर से निकलना नहीं चाहेगा, उसने आदतें खराब कर देनी, वो तो पैसा देगा, लेकिन गरीब फिर मजबूर हो जाता है जब उसका काम नहीं निकलता है, इसलिए वो भी कहीं उधार करके ज़मीन बेच के रिश्वत देता है। इसलिए पहले तो रिश्वत लेने वाले पे सख्ती से निपटा जाएगा, लेकिन कहीं जो देने वाला है अगर ऐसा कहीं गिल्टी पाया गया तो उसके साथ भी सख्ती से निपटा जाना चाहिए। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, जो डिपार्टमेंट्स पीडब्ल्यूडी जिससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें इस प्रदेश के लोगों को है, हम उस पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। आज केंद्र का आशीर्वाद, केंद्र का नेतृत्व जो हमारे पीछे खड़ा है, जम्मू कश्मीर का विकास हम इस पीडब्ल्यूडी के माध्यम से करेंगे। और साथ साथ जहाँ पे रेवेन्यू की बात आई, एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है जिससे डायरेक्ट एक गरीब जुड़ा हुआ है, और एक ट्रांसपेरेंसी, रिश्वतखोरी का जो दब्बा लगा है, रिश्वतखोरी का दब्बा आप यकीन मानिए उसी दिन हट गया जिस दिन हमने शपथ ली और इस डिपार्टमेंट को अपने बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन साथ साथ कुछ रिफॉर्म्स लाएंगे। जैसे मैंने आपको बोला, बच्चों को जब स्कूल में सर्टिफिकेट मिलेगी, सेटलमेंट का कंप्यूटराइजेशन होगा, तो आप सब लोगों का साथ रहना चाहिए। मुझे पूरा यकीन है कि जो जिम्मेवारी हमें मिली है इसमें बखूबी इसको जी। सुनील जी, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं। जो आपने स्टेट सब्जेक्ट का स्कूल में ही प्रोविजन तैयार किया, उसको देखते हुए लोगों को इतनी खुशी होगी, क्योंकि लोग अपने डीसी ऑफिस या तहसील में जा के उनके जूते खत्म हो जाते हैं, लेकिन स्टेट सब्जेक्ट नहीं बनता। ये तो आपने बड़ी अहम और इम्पॉर्टेंट बात बताई दर्शकों को। दर्शक इस चीज़ को जान के अगर ये कथनी में ना होके करनी में होगा तो अवश्य ही लोगों के लिए, जनता के लिए एक बहुत बड़ी बात है। ये आपने बात कही सबका साथ सबका विकास मोदी जी वाली। जी, समय की नज़ाकत को देखते हुए एक आखिरी प्रश्न आपसे ये पूछूंगा जो सारी जनता से जुड़ा है, क्योंकि आप एक नौजवान लीडर हैं। सुनील जी, देखिए आज का जो युग है, इस समय नौजवान का युग है, लेकिन हमारी नौजवान पीढ़ी जो है वो इस समय नशे की ओर बहक रही है। तो किस तरीके से आप जम्मू कश्मीर रियासत के एक मंत्री हैं, क्या विजन रखते हैं कि जम्मू कश्मीर रियासत से नशाखोरी को नस्ते नाबूद किया जाए?
मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे समाज के सामने है। जी, मैं अपने क्षेत्र में भी इससे बहुत परेशान हूँ और मैंने जगह जगह पब्लिक मीटिंग्स में कहा कि भाई अब हमें इससे दूर रहना चाहिए जितना भी हो सके। इसमें तो वैसे सोशल ऑर्गेनाइजेशंस का बहुत रोल रहना चाहिए। जी, अवेयरनेस हो, डेमोन्स्ट्रेशन हो, लोगों को अच्छे रास्ते पे लाने की कोशिश की जाए। जहाँ तक बात आती है सरकार की जिम्मेवारी की, सरकार को भी इसमें हाथ लेना चाहिए, हाथ बढ़ाना चाहिए कि नशाखोरी पर कैसे हम बैन करें। आज आप देखें स्कूलों में 15-16 साल के बच्चे नशे में लिप्त हैं। कहीं न कहीं इसको सख्ती के साथ निपटा जाना चाहिए। बहुत हो गया, जितनी ढील हमने देनी थी आज तक इन सरकारों ने दे दी। अब कहीं न कहीं इसको स्टॉप करना चाहिए। ऐसे चीज़ों पे कभी भी अब वो बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। जो इस नशाखोरी में लिप्त हैं, जो नशा को फैलाते हैं, उसको कहीं न कहीं स्टॉप लगाना चाहिए। जहाँ तक सरकार की जिम्मेवारी आती है, खैर हम तो डायरेक्ट इस विभाग से इन्वॉल्व नहीं हैं, लेकिन आप जम्मू कश्मीर रियासत के एक मंत्री हैं। मैं ऐसा चाहता था कि ऐसा विभाग मिले जिससे डायरेक्ट इन चीज़ों में मैं इन्वॉल्व होके इसको रोकथाम लगाऊं। खैर जो भी हैं, हम हर वक्त इसको रोकने की कोशिश करेंगे। और जहां तक सुनील जी देखिए, वो तो रही बात अलग कि आपके पास ये डिपार्टमेंट नहीं है। क्या आप जब अपने मंत्रियों के साथ एकत्र होते हैं तो ये उनको प्रवोक या प्रोत्साहन नहीं देते कि जिन 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 जगहों से, जिन जिन इंस्टीट्यूशन से ये नशा पनपता है, उनको नस्ते नाबूद करना चाहिए, चाहे वो हमारी रियासत में है या हमारी साथ वाली रियासतों में इनके गढ़ हैं। आज तो हम मंत्री परिषद में हैं, इसलिए मंत्री बन के भी बात करेंगे। लेकिन अगर आप मेरा बैक रिकॉर्ड देखेंगे, जहाँ पे भी मैं पब्लिक मीटिंग करता हूँ, मैं एक वादा वहाँ से पब्लिक से लेता हूँ, नौजवानों से लेता हूँ कि मुझे वोट वो डालेगा जो नशा नहीं करेगा। मेरा संपर्क, मेरा संबंध उससे बढ़ेगा जो नशा नहीं करेगा। मैं वादे लेता हूँ पब्लिक मीटिंग्स में जाके। मैं ये भी कहता हूँ कि हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स खोल रहे हैं और जो भी वहाँ पे कंपनी आएगी वो बाकी डॉक्यूमेंट आपका हो ना हो, एक डॉक्यूमेंट ज़रूर मांगेगी, NOC, मैं शराबी नहीं हूँ। एफिडेविट आप देंगे कि अगर मैं शराब पीऊँगा मुझे टर्मिनेट किया जाना चाहिए। इस किस्म का भी हम उनको डर। सुनील जी, नशा एक शराब ही नहीं, इसको लाइसेंस भी दिया गया जो शराब है, लेकिन कुछ ऐसे सस्ते नशे जिससे इंसान को वो खा जाते हैं। हर चीज की मैं बात कर रहा हूं। उन नशों को नस्ते नाबूद नहीं किया जाना चाहिए। बिल्कुल, उसको तो बिल्कुल इस माफिया को ही खत्म करना चाहिए। जी बिल्कुल। जिस तरीके से आपने कहा कि यहाँ पे लैंड माफिया है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को ये चीजें देखनी चाहिए। जी, वो माफिया उस दिन से उनके कान खड़े हो गए हैं जिस दिन से हमने उनको बता दिया है कि भाई यहाँ पे चेंज हो गई है। और ऐसे माफिया जो ड्रग माफिया है जी, इन पर भी हाथ डालना चाहिए। और अभी तो हम असेंबली सेशन में बिजी हैं, अभी जब भी आगे मीटिंग होती है तो हम मंत्री परिषद के बीच में इस बात को उठाएंगे कि ऐसे माफियाज को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए, बिल्कुल सलाखों के पीछे डाल दिया जाए। जी बिल्कुल सही कहा आपने। आपके विचारों को सुन के जनता बहुत खुश हुई। फिर इसमें कोई दूसरी राय नहीं, जो कुछ आपने बताया कि मैं सबसे पहले जो समाज के प्रति आपने बात बताई, दूसरी आपने अहम चीज़ जो स्टेट सब्जेक्ट के रिलेटेड बताई, दर्शक जो हमारे इस बात को सुन रहे हैं वो बहुत खुश हुए होंगे, क्योंकि स्टेट सब्जेक्ट की हमारी रियासत में बहुत अहम वैल्यू है। और सबसे अहम इन्होंने ये बताया कि हम रोड कनेक्टिविटी के मामले में अपनी पूरी रियासत को एक ब्यूटिफिकेशन देंगे, और जिससे एम्प्लॉयमेंट होगी। जब रोड कनेक्टिविटी ही होगी तो सब जगह आना जाना होगा। और जैसा कि हमारी रियासत के मुख्यमंत्री का और कोलिशन सरकार का सपना है कि जम्मू कश्मीर रियासत को पूरे देश में नंबर 1 रियासत बनाना, तो जिस तरीके से सुनील जी ने ये चीज़ें बताई हैं, फिर हमें कोई रोक नहीं सकता कि जल्द से जल्द हमारी रियासत को नंबर 1 रियासत बनने में। लेकिन बात यह है कि ये वाकई ही सब कुछ करनी में हो, और अभी तो इनके पास जस्ट अभी इन्होंने सरकार संभाली है। दर्शकों, आइए देखते हैं कि आगे क्या क्या होता है। इसी के साथ दर्शकों आपसे विदाई लेंगे। जी सुनील जी, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।